आज हम देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जीन पियाजे का सिद्धांत, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये सभी प्रकार की टीचिंग परीक्षाओं में आता ही आता है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ऐसे नोट्स और कहीं नहीं मिलेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। हम पढ़ेंगे जीन पियाजे के बारे में। किसके बारे में? जीन पियाजे के बारे में, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो जो जीन पियाजे थे वो कहाँ के वैज्ञानिक थे? वो थे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक। कहाँ के? स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। उनका जन्म कब हुआ था? 1896 में हुआ था। जन्म कब हुआ था? 1896 में। और मृत्यु कब हुई थी? 1980 में। मृत्यु कब हुई थी? 1980 में। पियाजे के अनुसार पहले विकास होता है। पियाजे, जो जीन पियाजे थे, उन्होंने क्या कहा था? पहले क्या होता है? विकास होता है। उसके बाद क्या होता है? अधिगम होता है। पियाजे ने कहा था बच्चा पहले बड़ा होगा, उसके बाद क्या करेगा? सीखेगा, है ना। चौथा बताया था हमने, बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं। क्या होते हैं? जो भी वातावरण से ज्ञान को क्या करते हैं? संग्रहित करते हैं बहुत जल्दी। सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं तथा वह नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, जो ज्ञान को संगठित करते हैं और फिर उसका क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो उन्हें क्या कहा गया? नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। अपने वातावरण में जो कुछ भी हो रहा है उसको क्या करेंगे? वो पहले सीखेंगे और फिर उसको करके देखते हैं। तो उन्होंने क्या कहा? बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं, अपने से स्वयं करते हैं। किसने कहा? जीन पियाजे ने कहा। जीन पियाजे ने उनकी कुछ संकल्पनाएं बताई हैं, है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो संकल्पनाएं क्या थी? पहली संकल्पना थी अनुकूलन। क्या थी? अनुकूलन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एडेप्टेशन। इसकी परिभाषा क्या है? वातावरण के अनुसार। किसके अनुसार? वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। जो भी वातावरण में बच्चा सीख रहा है, वातावरण के अनुसार जो बच्चा सीख रहा है वह उसी के अनुसार ढल जाता है ना। बच्चा जो छोटेपन से जो भी देखता रहता है, सीखता है, वह उसी के अनुसार क्या होता है? ढल जाता है। उसे क्या कहा गया? अनुकूलन कहा गया, है ना। एडेप्टेशन क्या कहा गया? अनुकूलन कहा गया। तो इसकी 3 प्रक्रियाएं बताई हैं। कौन कौन सी? पहली है आत्मसातीकरण या समावेशन। पहली कौन सी है? आत्मसातीकरण या समावेशन। दूसरी है समंजन या समायोजन। पहली क्या है? आत्मसातीकरण, समावेशन। दूसरी क्या है? समंजन, समायोजन। और तीसरी है साम्य धारण या संतुलन। साम्य धारण या संतुलन। तो हम इनकी परिभाषा देखते हैं। पहला क्या है? आत्मीकरण या फिर समावेशन। इसे इंग्लिश में कहते हैं एसिमिलेशन। इसकी परिभाषा देखते हैं। समस्या समाधान के लिए। किसके लिए? समस्या समाधान के लिए अपने पूर्व अनुभव, विचारों तथा अवधारणाओं का सहारा लेना। बच्चा जब छोटा होता है तो वह वातावरण में क्या हो रहा है उसको देखते रहता है, सुनते रहता है और मस्तिष्क में संगठित करते रहता है। तो समस्या समाधान के लिए, किसके लिए? समस्या समाधान के लिए अपने पूर्व अनुभव जो भी सीखते रहता है, अपने विचारों सोचते रहता है मन में, तथा अवधारणाओं का सहारा लेना क्या कहलाता है? आत्मीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? आत्मीकरण कहलाता है। उसके बाद है दूसरा समंजन। समंजन या समायोजन। इसकी परिभाषा क्या है?
अपने पूर्व अनुभवों व अवधारणाओं में, अपने पूर्व अनुभवों एवं अवधारणाओं में परिवर्तन करके नए वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करना। अपने पूर्व अनुभवों व अवधारणाओं में परिवर्तन करके नए वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करना। बच्चा जब छोटा होता है तो किसी को लिखते हुए देखता है, तो वह भी उसने क्या किया, मस्तिष्क में उसको संगठित किया, है ना, क्या किया, अनुभव को क्या किया, विचारों को संगठित किया। उसके बाद वह क्या करता है, अपने पूर्व अनुभव के अनुसार वह पेन को पकड़ के देखता है, कभी ऐसा पकड़ता है, कभी ऐसा पकड़ के देखेगा। तो वह अपने पूर्व अनुभवों व अवधारणाओं में परिवर्तन करके नए वातावरण के साथ वह फिर पकड़ के देखता है किस प्रकार सही है, उसको क्या करता है, समायोजन स्थापित करता है। उसे क्या कहते हैं, समंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, समंजन कहते हैं। तीसरा है साम्य धारण, एक्विलिब्रेशन। इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्विलिब्रेशन, साम्य धारण या फिर संतुलन। इसकी परिभाषा है ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा आत्मीकरण व समंजन के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। आत्मीकरण और समंजन के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, अर्थात पुराने विचारों तथा नई अवधारणाओं के साथ संतुलन स्थापित करना क्या कहलाता है, साम्य धारण कहलाता है। बच्चा छोटा था, उसने किसी को लिखते हुए देखा, है ना, उसने किसी को लिखते हुए देखा, फिर वह पेन पकड़ता है, कभी उल्टा पकड़ेगा, कभी सीधा पकड़ेगा, कभी ऐसा लिख के देखेगा, है ना। तो जब वह पूरी तरीके से समझता नहीं है, उसके बाद वह साम्य धारण में क्या करेगा, दोनों के बीच संतुलन स्थापित करेगा और अपने पुराने विचार और नई अवधारणाओं के साथ उसको क्या करेगा, जोड़ेगा और फिर उसको पेन सही तरीके से पकड़ना आ जाएगा। इस प्रकार वह किस में पहुंच जाएगा, साम्य धारण में पहुंच जाएगा। तो ये किसने बताया था, जीन पियाजे ने अपनी 3 अनुकूलन बताए थे, है ना, 3 प्रकार के अनुकूलन बताए थे। एक शब्द जीन पियाजे ने दिया था स्कीमा। क्या दिया था, स्कीमा। स्कीमा की परिभाषा है वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही स्कीमा है। वातावरण से जो बच्चा देखता है, सीखता है ना, उसको क्या करता है, वह मस्तिष्क में संगठित करता है और फिर उसको क्या करता है, व्याख्यायित करता है। व्याख्यायित मतलब करके देखता है, तो उसे क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं, उसे स्कीमा बोलते हैं। हम देखते हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास ने जो है 4 अवस्थाएं बताई है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है, 4 अवस्थाएं बताई है, जिसे पहली अवस्था को कहते हैं संवेदी पेशी अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज। संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, ये कब से कब तक होती है, बच्चा जन्म लेता है, जन्म के 2 वर्ष तक कौन सी अवस्था होती है, संवेदी पेशी अवस्था होती है। दूसरी अवस्था उन्होंने बताई थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये होती है 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक। कब तक होती है, 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक यह अवस्था चलती है। तीसरी अवस्था बताई थी उन्होंने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी बताई थी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये होती है 7 से 11 वर्ष तक। कब से, 7 से 11 वर्ष तक इन्होंने बताई थी। चौथी थी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त या औपचारिक अवस्था, इसे क्या कहते हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये 11 वर्ष के ऊपर या फिर 15 वर्ष तक इन्होंने बताई थी जीन पियाजे ने। पहली कौन सी थी, संवेदी पेशी अवस्था, दूसरी थी
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी थी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो हम पहली अवस्था देखते हैं, संवेदीय पेशी अवस्था। 0 से 2 वर्ष में शिशु क्या क्या करता है, कौन कौन से परिवर्तन उनमें होते हैं। तो इनके कुछ अन्य नाम से भी जानी जाती है अवस्था, संवेदीय पेशी अवस्था। पहला नाम है संवेदनात्मक अवस्था। क्या है? संवेदनात्मक अवस्था। दूसरी होती है इंद्रिय जनित अवस्था, वह अपनी इंद्रियों से सीखता है, इसलिए क्या नाम दे दिया गया? इंद्रिय जनित अवस्था। और एक तो है सेंसरी मोटर स्टेज। तो इसमें कौन कौन से परिवर्तन होते हैं शिशु के अंदर वो देखते हैं। तो इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। किससे सीखता है? अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, जैसे आँख से, कान से, नाक से, त्वचा से, जीभ से, है ना। ये क्या कहलाती है? ज्ञानेंद्रिय कहलाती है। आँख पे आप टॉर्च मारोगे तो वह पलक झपकेगा, तो क्या कर रहा है? उससे सीख रहा है। कानों से, है ना, नाक से दुर्गंध, है ना, सुगंध, त्वचा स्पर्श करोगे तो जीभ से। तो जो ज्ञानेंद्रिया होती है, ज्ञानेंद्रिया सीखने के द्वार होती है। जो एक शिशु होता है छोटा, उस शिशु ज्ञानेंद्रिय क्या होती है? सीखने का द्वार कहलाती है। अगला है जन्म के समय। जन्म के समय शिशु बाह्य जगत के प्रति अनभिज्ञ रहता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो वह जो बाह्य वातावरण रहता है, बाह्य जगत रहता है, वह उनको नहीं जानता है, अनभिज्ञ रहता है। लेकिन धीरे धीरे आयु वृद्धि के साथ, जब वह धीरे धीरे बड़ा होते जाता है, अपनी संवेदनाओं, ज्ञानेंद्रियों तथा शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से, अपनी ज्ञानेंद्रियों, शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से वातावरण का ज्ञान क्या करता है? ग्रहण करता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो वह बाह्य जगत के बारे में अनभिज्ञ रहता है, वह जानता नहीं है। लेकिन आयु की वृद्धि के साथ साथ वह अपनी ज्ञानेंद्रियों, संवेदनाओं तथा शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से वातावरण का ज्ञान क्या करता है? वह ग्रहण करता है। किसने कहा था? जीन पियाजे ने कहा था। अगला है, इस अवस्था में शिशु छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है ना। जब शिशु छोटे छोटे शब्दों को इस अवस्था में क्या करता है? बोलने लगता है। अगला है, शिशु पहला सार्थक शब्द, पहला जो सार्थक मतलब होता है पूर्ण तरीके से बोलने वाला शब्द, वह लगभग 12 माह में बोलने लगता है। कितने माह में बोलने लगता है? 12 माह में बोलने लगता है। जिसको वह जानता है, जिसको वह क्या करता है? जानता है, उसको मुस्कुराकर उसका क्या करता है? स्वागत करता है ना। जिसको वह जानता है उसको मुस्कुराकर स्वागत करता है, और जिसको नहीं जानता है, जिससे वह अपरिचित है, उसको देखकर क्या करता है? भय प्रदर्शित करता है। क्या करता है? भय प्रदर्शित करता है। उसको, जिसको वह पहचानता नहीं है, उसके पास जाने से भी डरता है। अगला है, इस अवस्था के प्रारंभ में वस्तु स्थायित्व का अभाव पाया जाता है। इस अवस्था के प्रारंभ में वस्तु स्थायित्व का अभाव पाया जाता है। वह तथा इसी अवस्था के अंत में वस्तु स्थायित्व का भाव उसमें क्या हो जाता है? जागृत हो जाता है। प्रारंभ में क्या होता है? वस्तु स्थायित्व का उसमें क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है। लेकिन इसी अवस्था के अंत में उसमें क्या होता है? वस्तु स्थायित्व का भाव जागृत हो जाता है। जैसे छिपी हुई वस्तु को ढूंढ लेना, है ना। हम जब बच्चा जिद करने लगता है तो हम कुछ भी वस्तु छुपा देते हैं। अगर वह प्रारंभिक अवस्था में है तो उसको वह ढूंढ नहीं पाएगा, लेकिन जब वह अंतिम अवस्था में आ जाता है तो वह, उसके अंदर वस्तु स्थायित्व का भाव जागृत हो जाता है और वह वस्तु को ढूंढ लेता है। अगला है, इस अवस्था को खोजी अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था को कौन सी अवस्था भी कहते हैं? खोजी अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में बालक के अंदर सर्वाधिक उत्तेजना पाई जाती है।
बालक के अंदर क्या पाई जाती है? सर्वाधिक उत्तेजना पाई जाती है। उत्तेजना मतलब बालक को अगर भूख लगी है तो वह बोल के तो बताएगा नहीं, तो रो के बताएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उत्तेजना बोलेंगे। या फिर बात थोड़ी थोड़ी देर में रोने लगना, तो यह क्या होती है? उत्तेजना। इस अवस्था में बालक के अंदर गामक क्रियाएं आने लगती है। गामक क्रियाएं मतलब जैसे पकड़ना, खेलना, लिखना, चूसना, गंध महसूस करना, रोशनी, ये क्या कहलाती है? गामक क्रियाएं कहलाती है। तो इस अवस्था में कौन कौन सी गामक क्रियाएं आने लगती है? पकड़ना, खेलना, लिखना, चूसना, गंध महसूस करना, रोशनी, रोशनी को जानना, है। जो प्रकाश होता है, हम अगर टॉर्च उनके चेहरे पर मारेंगे तो पलक क्या करते हैं? वो झपकते रहते हैं। या तो फिर एकदम से टॉर्च मारते हैं तो वो चमक से जाते हैं। तो ये क्या कहलाती है? गामक क्रियाएं कहलाती है। तो इनमें से कुछ ना कुछ प्रश्न जरूर आता है। जैसे पूछ लेगा, खोजी अवस्था किसे कहते हैं? खोजी अवस्था किसे कहते हैं? तो किसे बोलेंगे? संवेदीय पेशीय अवस्था को, 0 से 2 वर्ष तक। या तो पूछ लेगा, गामक क्रियाएं किस अवस्था में शिशु में आने लगती है? किस अवस्था में आने लगेगी? संवेदीय पेशीय अवस्था में आने लगेगी। बच्चा अपना सार्थक शब्द किस अवस्था में बोलने लगता है? किस अवस्था में बोलने लगता है? संवेदीय पेशीय अवस्था में बोलने लगता है। ज्ञानेंद्रिया सीखने का द्वार किस अवस्था में होती है? किस अवस्था में होती है? वह होती है संवेदीय पेशीय अवस्था में होती है। बच्चा ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से किस अवस्था में सीखता है? किस अवस्था में सीखेगा? संवेदीय पेशीय अवस्था में सीखेगा, है ना। वस्तु स्थायित्व का अभाव कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाएगा? संवेदीय पेशीय अवस्था के प्रारंभ में। वस्तु स्थायित्व का भाव जागृत कब हो जाता है? तो वह भी कब हो जाता है? संवेदीय पेशीय अवस्था के अंतिम पड़ाव में। पहला सार्थक शब्द कितने माह में बोलता है? तो 12 माह में वह बोलने लग जाता है। तो ये इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन अवश्य बनते हैं। आगे हम देखेंगे जीन पियाजे की दूसरी अवस्था, क्या नाम है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज ये कहाँ से कितने वर्ष से कितने वर्ष तक? 2 से 7 वर्ष तक चलती है। इसके अन्य नाम है अतार्किक चिंतन की अवस्था। अतार्किक चिंतन की अवस्था। दूसरा नाम बोल सकते हैं अपलटावी अवस्था। अपलटावी अवस्था या फिर प्रश्न पूछने की अवस्था। इस अवस्था में बच्चा जो है अत्यधिक प्रश्न भी पूछता है। इस अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है, जिसे पहला नाम दिया गया है प्राक्य संप्रत्यात्मक अवधि। प्राक्य संप्रत्यात्मक अवधि, प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड। इसकी अवधि है 2 से 4 वर्ष तक। कितनी? 2 से 4 वर्ष तक। इसमें क्या क्या होता है? पहला है जीववाद की भावना, एनिमिज्म, है ना। निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन को जीववाद कहते हैं। बच्चा जब छोटा होता है 2 से 7 वर्ष का, तो गुड्डो गुड़ियों का खेल खेलता है और उसी गुड़िया को वह समझता है कि इसमें जान है, सजीव है। तो यही क्या है? सजीव चिंतन को जीववाद कहते हैं। उसको सुलाना, है ना, ये सब नाटक करते रहते हैं छोटे बच्चे। उसके बाद है अहमवादी, आत्म केंद्रित, स्व केंद्रित, या फिर उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ईगोसेंट्रिज्म। इसमें बालक केवल स्वयं की बातें करता है। बालक स्वयं की बात करता है, किसी की नहीं सुनता है। किसी चीज के लिए जिद करे तो वो है उसी के प्रति अड़ जाता है। तो बालक केवल स्वयं की ही बातें करता है तथा दूसरों को कम महत्व देता है। दूसरे की सुनता ही नहीं, दूसरे को कम महत्व देता है। इसे क्या बोलते हैं? अहमवादी, आत्म केंद्रित, स्व केंद्रित या ईगोसेंट्रिक। बालक अपने तथा दूसरे के नजरिए में अंतर करने में असमर्थ होता है। बालक स्वयं तो अपने बारे में ही सोच रहा है, लेकिन दूसरा क्या बोल रहा है उसके बारे में उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वह अपने तथा दूसरे के नजरिए में अंतर नहीं कर पाता है।
अगला है प्रतिमूर्ति निर्माण या प्रतिबिंब रचना, इमेज फॉर्मेशन। प्रतिमूर्ति निर्माण, प्रतिबिंब रचना। गुड्डे के खिलौने को छोटा भाई समझना, है ना, गुड्डे के खिलौने को क्या करना, छोटा भाई समझना। तो ये क्या है, प्रतिमूर्ति निर्माण या प्रतिबिंब रचना। अगला है अनुकरण। अगला क्या है, अनुकरण, नकल करना या करके सीखना। वह दूसरे को देखकर सीखता है ना, दूसरे को जैसा सामने वाला करेंगे, जैसा समाज करेगा, जैसा परिवार करेगा, उसी को देखकर वो क्या करता है, अनुकरण करता है, सीखता है। दूसरी इसकी अवस्था थी अंतर्दर्शी अंतर्ज्ञान अवधि। अंतर्दर्शी अंतर्ज्ञान अवधि ये कब से कब तक होती है, 4 से 7 वर्ष तक होती है। कब से कब तक होती है, 4 से 7 वर्ष तक होती है। इसका इंग्लिश नाम क्या है, इंट्यूटिव पीरियड। इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है अपलटावी अवस्था, अपलटावी अवस्था, अनुत्क्रमणीयशीलता। इसमें गुणा भाग जोड़ घटाने का सहज ज्ञान हो जाता है। कब से कब तक, 4 से 7 वर्ष तक। वह गुणा भाग कर लेगा, जोड़ घटाना कर लेगा, उसको ज्ञान हो जाता है, लेकिन वह उसमें तर्क वितर्क करने में असमर्थ रहता है ना, वह तर्क वितर्क करने योग्य उस समय नहीं होता है। जैसे 4 गुणित 3 बोल दिया तो बता देगा 12 है, लेकिन 3 गुणित 4 बोल दिया तो वह नहीं बता पाएगा, है ना। तो है इसका तो ज्ञान हो जाता है, लेकिन तर्क वितर्क करने में वह असमर्थ होता है। अगला है केंद्रीकरण। अगला क्या है, केंद्रीकरण, एक विशेषता पर ध्यान देना। वह किसी चीज के प्रति जिद करेगा तो वह उस जिद को छोड़ता नहीं है, मतलब उसके ऊपर क्या है, उसका ध्यान केंद्रित है, तो उसे क्या बोलेंगे, केंद्रीकरण। किस अवस्था में होता है, 4 से 7 वर्ष में। क्या बोलते हैं, अंतर्दर्शी अंतर्ज्ञान अवधि। इस अवस्था में बालक अपने अंदर उठे सभी प्रश्नों के जवाब जानना चाहता है ना, जितने भी प्रश्न उसके अंदर उठते हैं वह पूछते जाता है ना। इसीलिए इसे प्रश्न पूछने की अवस्था भी कहा जाता है। कौन सी अवस्था, प्रश्न पूछने की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में शिशु अक्षर लिखना, गिनती गिनना, वस्तुओं को क्रम से रखना, हल्के भारी का ज्ञान होना, माता पिता की आज्ञा मानना, घर के छोटे छोटे कामों में मदद करना तथा जोड़ बाकी गुना भाग का सहज ज्ञान हो जाता है, लेकिन तर्क वितर्क करने योग्य नहीं होता है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। बच्चा जो है गिनती गिनना भी सीख जाता है, लिखना भी सीख जाता है, वस्तु को क्रम में रखना भी सीख जाता है, हल्के भारी का भी ज्ञान हो जाता है ना, माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। बच्चे को बोलेंगे भैया झाड़ू लगा तो है झाड़ू लगाने लगता है ना, घर के छोटे छोटे काम में मदद भी करता है, और जोड़ घटाना गुना भाग का उसको सहज ज्ञान तो हो जाता है, लेकिन वह तर्क वितर्क करने में असमर्थ होता है। इसी अवस्था में जो बच्चा है पड़ोसी के घर में जाकर खेलते रहता है ना, और है इसमें लुका छुपी का भी खेल खेलता है ना। गुड्डे गुड़ियों का खेल, लुका छुपी आदि इसी अवस्था में क्या करता है, खेलते रहता है। इसी अवस्था को अंतः प्रज्ञा काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतः प्रज्ञा काल भी कहते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कब से कब तक, 2 से 7 वर्ष तक। इसके 2 भाग होते हैं, एक होता है प्राक संप्रत्यायन अवधि और दूसरा होता है अंतर्दर्शी अंतर्ज्ञान अवधि। इसमें प्रश्न बनेगा कि जीववाद किसे कहते हैं, क्या जीववाद किसे कहते हैं, तो निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन को जीववाद कहते हैं। निर्जीव वस्तुओं में सजीवता का आना, सजीवता को मानना,
क्या कहलाता है? जीववाद कहलाता है। अहमवाद, आत्म केंद्रित, स्व केंद्रित किसे कहते हैं? बालक केवल स्वयं की बातें करता है तथा दूसरों को कम महत्व देता है। बालक अपने तथा दूसरे के नजरिए में अंतर करने में असमर्थ होता है। प्रतिमूर्ति निर्माण या प्रतिबिंब रचना किसे कहते हैं? तो गुड्डे के खिलौने को छोटा भाई समझना, है ना, ये क्या कहलाता है? प्रतिबिंब निर्माण। अनुकरण, नकल करना, करके सीखना। अपलटावी अवस्था किसे कहते हैं? अपलटावी अवस्था किसे कहते हैं? तो अंतर्दर्शी, अंतर्ज्ञान अवधि, या तो ये नहीं रहेगा तो फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को बोलेंगे, है ना। तर्क वितर्क करने योग्य नहीं होता, किस अवस्था में? किस अवस्था में नहीं होता? अंतर्दर्शी अवस्था या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। बच्चा गिनती गिनना कब चालू कर देता है? कब चालू कर देता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या फिर अंतर्दर्शी अवस्था। अतार्किक चिंतन की अवस्था किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को कहते हैं, है ना। तो ऐसे इसमें प्रश्न बनते हैं। आगे हम देखते हैं जीन प्याजे की तीसरी अवस्था। कौन सी अवस्था? तीसरी अवस्था, जिसे हम क्या कहते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रियात्मक अवस्था, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था या फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज ये कब से कब तक मानी जाती है? 7 से 11 वर्ष तक मानी जाती है। इसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं बच्चे में? तो इस अवस्था में तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है ना, वह सोचने लग जाता है, तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है। लेकिन बालक का चिंतन केवल मूर्त प्रत्यक्ष वस्तु तक ही सीमित रहता है। बालक जो वस्तु सामने है उसी के बारे में बता पाएगा, उसी के बारे में सोच पाएगा। लेकिन हम कुछ बोलेंगे जैसे हाथी है तो वह ऐसा कुछ बता नहीं पाता है। अगला है बालक अपने सामने उपस्थित दो वस्तुओं के बीच तुलना करना, अंतर करना, समानता व असमानता बताना, सही गलत व उचित अनुचित में विभेद करना सीख जाता है। इसलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। अगला है इस अवस्था में बालक दिन, तारीख, महीना, वर्ष, समय आदि बताने योग्य हो जाता है। उससे पूछेंगे आज दिन कौन सा है, बता देगा, तारीख कौन सा है, महीना कौन सा है ना, वर्ष कौन सा है, यह बताने योग्य इस अवस्था में हो जाता है। अगला है उत्क्रमणशीलता पाई जाती है, इसलिए इसे पलटावी अवस्था भी कहते हैं। क्या पाई जाती है? उत्क्रमणशीलता पाई जाती है, रिवर्सिबिलिटी पाई जाती है। अगला है बालक क्रमबद्ध चिंतन या क्रमानुसार व्यवस्थापन करने योग्य हो जाता है, अर्थात बालक में वस्तुओं को उसके आकार व वजन के अनुसार क्रम में व्यवस्थित करने की क्षमता आ जाती है। बालक वस्तु क्रम से जमाना सीख जाता है ना, उसके भार के अनुसार जमाना सीख जाता है, तो क्रमबद्ध चिंतन व क्रमानुसार व्यवस्थापन करने योग्य हो जाता है, अर्थात बालक में वस्तुओं को उसके आकार व वजन के अनुसार क्रम में व्यवस्थित करने की क्षमता उसमें डेवलप हो जाती है, क्षमता आ जाती है। अगला है भाषा में एवं संरक्षण योग्यता में प्रवीणता आ जाती है, वह साफ साफ बोलने लग जाता है, अच्छे शब्दों का उपयोग करने लग जाता है। अगला है इस अवस्था के अंत तक बालक में तर्क, जिज्ञासा व निरीक्षण क्षमता का विकास हो जाता है, वह एक दूसरे के प्रति तर्क करने लग जाता है, जानने की इच्छा उसके अंदर आ जाती है, निरीक्षण क्षमता का विकास हो जाता है। किस अवस्था में? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अगला है दूसरों के दृष्टिकोण को महत्व देता है, अब उसमें अहमवाद खत्म हो जाता है और दूसरे का महत्व, दूसरे की बातों को, दूसरे के दृष्टिकोण को वह क्या करने लगता है? महत्व देने लगता है, तथा आत्म केंद्रितता का त्याग कर देता है। अहमवाद उसके अंदर से खत्म हो जाता है और दूसरों के जो दूसरा बोलता है उसके बारे में भी वह सोचने लगता है। अगला है इस अवस्था में मुख्य रूप से 3 संप्रदाय विकसित होते हैं। कौन से 3 संप्रदाय विकसित होते हैं? पहला संरक्षण, दूसरा संबंध और तीसरा वर्गीकरण। पहला क्या है? संरक्षण, दूसरा संबंध और तीसरा वर्गीकरण। अगला है इस अवस्था में बालक सबसे ज्यादा गणितीय संगणनाएं करता है। कौन सी अवस्था में करता है?
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या करता है, सबसे ज्यादा गणितीय संगणना इसी अवस्था में करता है। यह अवस्था संज्ञानात्मक विकास का मुख्य परिवर्तन बिंदु मानी जाती है। यह जो अवस्था है संज्ञानात्मक विकास का मुख्य परिवर्तन बिंदु मानी जाती है। तो यह मूर्त स्थूल ठोस संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य मुख्य विशेषताएं थी जो पेपर में हमेशा आता ही रहता है। इसमें से पूछ लेगा उत्क्रमणशीलता की अवस्था कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगी। सबसे अधिक गणितीय संगणना किस अवस्था में करता है बालक, तो किस अवस्था में करेगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करेगा। इसी अवस्था में बालक को बोलेंगे एक असमान ग्लास और एक समान ग्लास में पानी लेते हैं तो वह अंतर बता देगा कि किस गिलास में पानी अधिक है, किस गिलास में पानी कम है। तो इस प्रकार का इस अवस्था में वह बता देता है। इसी में पूछ लेगा और मूर्त चिंतन की अवस्था किसे कहते हैं, तो किसे बोलेंगे, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था। संरक्षण, संबंधन और वर्गीकरण, ये तीन संप्रदाय कहाँ विकसित होते हैं, कहाँ होते हैं, मूर्त या ठोस कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होते हैं, है ना। तो इस प्रकार की इसमें प्रश्न बनते हैं। अगला हम देखेंगे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चौथी अवस्था हम देखेंगे कौन सी है, औपचारिक या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कब से कब तक होती है, 11 वर्ष के बाद होती है। तो इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य भी हो जाता है। मूर्त के साथ साथ वह कौन सा चिंतन करने लग जाता है, अमूर्त चिंतन भी करने लग जाता है। मूर्त चिंतन मतलब जो सामने उसको वस्तु दिखाई दे रही है उसी के बारे में बताता है, और अमूर्त चिंतन मतलब वह अपने दिमाग में गणितीय संगणनाएं करने लगता है, किसी वस्तु के प्रति सोचने लगता है, समझने लगता है। तो वह क्या होता है, अमूर्त चिंतन। वस्तु सामने ना होने के बाद भी वह उस चीज के बारे में सोचने लगता है, चिंतन करने लगता है। तो इस अवस्था में वह मूर्त के साथ साथ क्या करने लगता है, अमूर्त चिंतन भी करने लगता है। इसीलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी अवस्था, तार्किक चिंतन की अवस्था। किसे कहते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को कहते हैं। इस अवस्था में मानसिक क्रियाओं का पूर्ण रूप से विकास हो जाता है। मानसिक क्रियाओं का पूर्ण रूप से विकास हो जाता है इस अवस्था में। अगला है किशोरों के चिंतन की वस्तुनिष्ठता तथा वास्तविकता की भूमिका बढ़ जाती है, इसकी चिंतन की। अगला है परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्कना पाया जाता है। इस अवस्था में परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्कना पाई जाती है, अर्थात किशोर समस्या उत्पन्न होने पर तर्कपूर्ण व क्रमबद्ध विचार करते हुए समस्या का समाधान ढूंढता है। जो किशोर होता है वह इस अवस्था में कुछ समस्या होती है तो उसके बारे में पहले जानता है, समझता है, उसके बाद उस समस्या का क्या करता है, समाधान करता है ना। अगला है किशोर कार्य कारण कार्य में अंतर को समझने लगता है। किसी भी कार्य को करने के पहले वो उसे समझता है उसको, उसके बाद वह कार्य को करता है। इस अवस्था में बालक निगमन तर्क नियम से उदाहरण देने योग्य हो जाता है। इस अवस्था में जो बालक होता है निगमन तर्क करने लगता है, पहले नियम बताता है उसके बाद उदाहरण बताने योग्य हो जाता है। तो ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के बारे में महत्वपूर्ण था। तो इसमें प्रश्न बन सकता है तार्किक चिंतन की अवस्था किसे कहते हैं, किसे बोलेंगे, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को बोलेंगे। मानसिक क्रियाओं का पूर्ण विकास किस अवस्था में हो जाता है, किस अवस्था में होता है, तो औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। किशोर चिंतन किस अवस्था में करने लग जाता है, तो किस अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में करने लग जाता है। वह तर्कपूर्ण व क्रमबद्ध विचार करते हुए समस्या समाधान ढूंढता है, किस अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। कार्य में अंतर किस अवस्था में बताने लगता है, तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। नियम से उदाहरण देने योग्य किस अवस्था में हो जाता है, तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में हो जाता है। अगला है जीन प्याजे का शिक्षा में योगदान। क्या क्या योगदान रहा जीन प्याजे जी का।
तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसका? संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो संज्ञान किसे कहते हैं? संज्ञान किसे कहते हैं? संज्ञान उसे कहते हैं प्राणी का वह व्यापक एवं स्थायी ज्ञान। जो व्यक्ति है, जो प्राणी है, उसका स्थायी ज्ञान जो वह वातावरण से ग्रहण करता है ना, वातावरण से क्या करता है? ग्रहण करता है, उसे क्या बोलते हैं? संज्ञान कहते हैं। जीन पियाजे ने बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया था। किस पर बल दिया था? बाल केंद्रित शिक्षा पर। अगला है जीन पियाजे द्वारा शिक्षण में शिक्षक की भूमिका। और शिक्षक की क्या क्या भूमिका होती है उन्होंने बताया। तो शिक्षक की पहली भूमिका बताई है, शिक्षक को बालक की समस्या का निदान करना चाहिए। बालक कुछ भी प्रश्न वगैरह पूछता है शिक्षक से तो उसका निदान अवश्य करना चाहिए। किसको? शिक्षक को। अगला है बालकों को अधिगम के लिए उचित वातावरण तैयार करना चाहिए। बालक को जहाँ पर भी सिखाते हैं उसके लिए पहले अच्छा वातावरण तैयार करें, उसके बाद उसको अधिगम कराए। अगला है जीन पियाजे द्वारा दिए गए कुछ नए शब्द दिए थे उन्होंने, जैसे स्कीमा, अनुकूलन, अनुकूलन की 3 क्रियाएं बताई थी, साम्य धारण, समायोजन। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था की परिभाषाएं एवं उनको अन्य किन किन नामों से जाना जाता है, उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। क्लास अगर अच्छी लगी हुई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एवं सब्सक्राइब कीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद।